अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अब्बा फारिज की वजह से बोल नहीं सकते थे। मैं सारा दिन नौकरी करता घर आता तो अक्सर इनकी आंखों में आंसू होते। इशारों से मुझे कुछ बताने की कोशिश करते। मेरी बीवी कहती मैं तो अब्बा जी की बहुत खिदमत करती हूँ, लेकिन मुझे इस पर शक होने लगा। एक दिन चुपकर बीवी का पहरा दिया तो मेरा कलेजा मुंह को आ गया कि वो मेरे अब्बा की। मेरी शादी के कुछ वक्त बाद अब्बा पर फारिज का हमला हो गया और इनकी कुव्वत गोयाई खत्म हो गई। मेरी बीवी जो कि मेरे अब्बा की सगी भांजी थी, अब्बा का बहुत ख्याल रखती थी। इनके खाने पीने और दवा सब इसी के जिम्मे थी। इसकी तरफ से बेफिक्र था कि मेरी बीवी को अपने मामू से बहुत प्यार था। वो उठते बैठते इनकी फिक्र करती थी। अब्बा की तरफ से मुतमईन होकर मैंने दिन रात अपने कारोबार में लगाना शुरू कर दिया ताकि अपने कारोबार को मजीद बढ़ावा दे सकूं। मगर कुछ वक्त गुजरा तो मुझे महसूस होने लगा कि अब्बा की आंखों में हर वक्त आंसू होते हैं और जब मैं इनके पास जाता तो वो मुझे कुछ बताने की कोशिश करते मगर कुछ कह नहीं पाते थे। शुरू में मुझे लगा अब्बा अब खामोश रहने से उकता गए हैं, अब वो बोलना चाहते हैं, बस यही वजह होगी। मगर मैंने फिर महसूस किया कि अब्बा जब भी बोलने की कोशिश करते थे या कुछ कहना चाहते थे तो इसी वक्त मेरी बीवी कमरे में आ जाती। इसको देखकर अब्बा बिल्कुल खामोश होकर आंखें मूंद लेते। मुझे अपनी बीवी पर शक हुआ। वो यकीनन कुछ ऐसा ही कर रही थी जिसकी वजह से अब्बा इसके सामने बात करने से घबराने लगे थे। मैंने बहाने से अपनी बीवी के साथ बात करने की कोशिश की तो वो कहने लगी, आप बेफिक्र रहे, मैं इनकी बहुत खिदमत करती हूँ और इन्हें किसी चीज की कमी नहीं होने देती। अपना सारा वक्त इन्हीं के साथ गुजारती हूँ। आप तो सब जानते हैं मुझे इनकी कितनी फिक्र है। अपनी बीवी की बात पर मैं खामोश हो गया मगर दिल से शक नहीं गया। एक रोज मैंने बहाना किया, अपनी बीवी को कहा कि काफी दिन हो गए तुम्हारी माँ तुम्हारा पूछती है मगर तुम जा नहीं सकती। ऐसा करो आज के दिन तुम अपनी माँ के पास चक्कर लगा लो। मुझे ऑफिस में जरूरी काम है, वो काम करके शाम से पहले घर वापस आ जाऊंगा। तुम अब्बा की फिक्र मत करना। मेरी बात सुनकर मेरी बीवी खुश हो गई। मैंने इसे टैक्सी करवा कर दी और इसके सामने ऑफिस के लिए निकल गया। मैं चाहता था कि इसे यकीन हो जाए कि मैं वाकई ऑफिस चला गया हूँ। फिर जब मेरे सामने मेरी बीवी टैक्सी में बैठकर अपनी माँ की तरफ चली गई तो मैं वापस घर आया। अब्बा को पेन कागज दिया और कहा जो भी मुझे कहना चाहते हैं इस पर लिख दें। और तब जो सच्चाई अब्बा ने मुझे बताई, इसे सुनकर मेरे होश उड़ गए कि मेरी बीवी, मैंने जब से होश संभाला था अपनी माँ को हमेशा आंसू बहाते देखा था और अब्बा को अपनी अम्मा पर जुल्म करते और नफरत करते देखा। शुरू में मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि अब मेरी माँ से इतनी नफरत क्यों करते हैं कि मेरी माँ में कोई कमी नहीं। वो बेतहाशा हसीन थी और अब्बा से इंतहाई कम उम्र और निहायत नेक पाक और परहेजगार। इसके बावजूद अब्बा की नफरत नाकाबिले बर्दाश्त थी। मेरी माँ को देखते ही इनके माथे पर तेवर पड़ने लगते। अब्बा को मेरी जात में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। मैंने हमेशा अपने बाप के होते हुए यतीमे वाली जिंदगी गुजारी। मेरा बहुत दिल करता था कि अब्बा मुझे प्यार करे, मेरा लाड उठाए, मेरी फरमाइश पूरी करे, मगर अब्बा का रवैया मेरे साथ इतना सर्द होता कि मैं इनके साथ बात करने की भी हिम्मत नहीं कर पाता। चाहता कि मैं लाड उठवाता। इनको घर आता देखकर मेरी टांगें कांपने लगती। इनके चेहरे पर हम माँ बेटे के लिए इंतहाई बेजरी होती। बस इतना एहसान किया था मुझ पर कि मेरी तालीम के लिए उन्होंने हमेशा खुलकर पैसा लगाया। मैं शहर के बेहतरीन प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था। अब्बा के पास पैसे की कमी नहीं थी। वो बहुत मालदार आदमी थे। लाखों का चलता कारोबार, लातादार दुकानें थी, मगर अम्मा पर 1 रुपया भी खर्च करना वो गुनाह समझते थे। मैं यही बात अपनी माँ से पूछता तो वो आंसू भरी आंखों से कहती, ऐसा कुछ नहीं है, सब तुम्हारा वहम है, बस तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मैं अक्सर सोचता कि अब्बा को तुमसे इतनी नफरत क्यों है, वो मुझसे प्यार क्यों नहीं करते, अम्मा के साथ हंसकर बात क्यों नहीं करते, मेरा ख्याल क्यों नहीं रखते। बेतहाशा पैसा होने के बावजूद भी वो हमें अच्छी जिंदगी कभी नहीं दी। मेरी अम्मी अब्बा से बहुत डरती थी। जब इनके घर आने का टाइम होता तो अम्मी के चेहरे का रंग पीला पड़ जाता और घबराहट में सारे घर के काम निपटाया करती। फिर भी अब्बा को कोई ना कोई ऐसा बहाना मिल जाता जिसकी बिना पर वो अम्मा पर हाथ उठा सके, गालिम गलोच करें। अब्बा की बातें इंतहाई नाजेबा होती। मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता था। होश संभाला तो अब्बा की नफरत की वजह से मेरी नजर में आ गई और वो थी मेरी फुप्पी, जिसने शादी होते ही अपने भाई के दिलो दिमाग में ये जहर भर दिया था कि ना तुम खूबसूरत हो, ना ही अपनी बीवी के हम उम्र हो। ऐसे मर्दों को हसीन और जमील औरतें
ऐसे ऐसे मर्दों की हसीन और जमील औरतें लौटकर चली जाया करती हैं, क्योंकि इन्हें अपने जैसा जवान और खूबसूरत मर्द चाहिए होता है। तुम अपनी बीवी को काबू में रखना, पर इस पर अपना रोब जमाए रखना, इस पर अपना पैसा पानी की तरह मत बहाना, और इस तरह वो तुम्हारे रौब में रहेगी, तुमसे डरेगी और कभी भी तुम्हें लौटकर फरार होने की जरूरत नहीं करेगी। और अगर तुमने इसे अपने दिल में जगह दे दी और अपने सर का ताज बनाया तो वो लम्हों में तुम्हें अपने पैरों की मिट्टी बनाकर तुम्हारी इज्जत को रौंद कर चली जाएगी। अगर चाहते हो तुम्हारे साथ ऐसा ना हो तो अपनी बीवी पर खूब पाबंदियां लगाना। अब्बा का सांवला रंग था मगर नक्श खूबसूरत थे, दिखने में बदसूरत नहीं दिखते थे, मगर इनकी बहन इनके दिमाग में ऐसा गंद भरा के इनको भी लगने लगा कि वो इंतहाई बदसूरत है। इनकी बीवी ने पैसे की लालच में शादी की है। यही वजह थी कि अब्बा शुरू दिन से मेरी माँ से इंतहाई नफरत करते थे। हालांकि अम्मा बहुत अच्छी थी, वो अब्बा का ख्याल रखती थी, इनसे मोहब्बत से पेश आती, इनकी मोहब्बत और तवज्जो को तरसती। हमेशा मैंने देखा मेरी माँ हसरत से अब्बा को देखा करती कि कभी वो प्यार के दो बोल दे, अम्मा के पास बैठकर इनका हाल अहवाल जाने, इनसे पूछे कि इनकी जिंदगी कैसे गुजर रही है। वो औरत जात थी, इनकी सो जरूरत थी, मगर अब्बा ने इनकी जरूरत पूरी करने की कभी कोशिश नहीं की। हमेशा अम्मा या तो फुप्पो उतरन पहनती या फिर खाला की, जो अम्मा की जरूरत का ख्याल रखती। इन बातों से मेरा बहुत दिल दुखता। मैं अम्मा से लड़ता, कहता आप ऐसे शख्स के साथ क्यों रहती हैं, छोड़ दे इनको, हम कहीं और रह लेंगे। वो भीगा सा मुस्कुराकर मुझे टाल देती। एक रोज मेरी बर्दाश्त जवाब दे गई। मैं मैट्रिक का स्टूडेंट था। घर आया तो हस्बे मामूल अब्बा अम्मा पर चीख चिल्ला रहे थे, गालम गलौज कर रहे थे, इन पर गंदे गंदे इल्जामात लगा रहे थे कि अम्मा इनके पीठ पीछे किसी गैर मर्द के साथ चक्कर चलाती है। फुप्पो भी ठहरी बात को बढ़ावा दे रही थी। ये सुनकर मेरा खून खौल उठा। मेरी बर्दाश्त जवाब दे गई। मैंने अपना बैग परे फेंका और इंतहाई सट लहजे में अपने बाप के सामने तन कर कहा कि आज के बाद मेरी माँ पर हाथ उठाया या इन पर ऐसे गलीज इल्जाम लगाए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं अपनी माँ को लेकर यहाँ से चला जाऊंगा और कभी लौट कर नहीं आऊंगा। फिर रहना अपनी इस बहन के साथ जो हर वक्त हमारे घर में फसाद फैलाने आ जाती है। अब मैं अपनी माँ के खिलाफ कोई बुरा रवैया बर्दाश्त नहीं करूंगा। सुना आपने, पहली बार मैंने बाप के सामने ऐसा रवैया अपनाया और इनको वार्न किया था और इनको एकदम से चुप लग गई थी। इन्हें महसूस हो गया था कि अब इनका बेटा जवान हो गया है। यही बात मैंने भी महसूस कर ली थी। अब्बा लाख मुझसे बेजार हूँ, मगर इनको इस बात का अच्छी तरह अंदाजा था कि मैं इनका इकलौता वारिस हूँ, इनके बुढ़ापे का वाहिद सहारा हूँ। मुझे खोकर वो अपनी कुल कायनात हाथ से धो बैठते। वो चाहे मुझसे प्यार नहीं करते थे, मगर मुझे अपना बाजू समझते थे। जाहिर है वो कभी नहीं चाहेंगे कि मैं अपनी माँ को लेकर हमेशा के लिए इनकी जिंदगी से चला जाऊँ। वो अपने इकलौते वाहिद सहारे से महरूम हो जाएंगे। मैं अम्मा के साथ कमरे में बैठा इनको दिलासे दे रहा था जब फुप्पो की आवाज सुनी। देख लिया भाई साहब, कहती थी ना ये औरत बहुत चालाक है, कैसे मजलूम बनकर आपके बेटे को आपके खिलाफ खड़ा कर दिया। बाप के सामने तनकर खड़ा है और आपके सामने आपकी बहन को भी बुरा भला कह दिया है। मैं ये कह रही हूँ इस लड़के को काबू कर ले, वरना आपके हाथ से निकल जाएगा। अरे इस दिन के लिए तो नहीं इन पर इतना पैसा खर्च कर रहे हो कि ये आपको आंखें दिखाए। इसको पता होना चाहिए कि आपके पैसे के बगैर इसको कोई जिंदगी नहीं जीने देगा। माँ बेटे दर की ठोकरें खाएंगे तो अक्ल ठिकाने आ जाएगी। पुप्पो की आवाज सुनकर मेरा गुस्सा और नफरत आसमानों को छूने लगा। जबकि अम्मा थर कांप रही थी। वो डर गई थी कि अब्बा अब अपनी बहन की बातों में आकर हम दोनों को घर से निकाल देंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। अब्बा खामोशी से घर से निकल गए। अपने भाई की खामोशी देखकर पुप्पो की जबान भी तालों से लग गई। तभी वो भी अपनी चादर उठाकर अपने घर की तरफ चल पड़ी। इसके बाद अब्बा ने मेरी माँ पर हाथ उठाना छोड़ दिया। वो गालिम गलौज भी नहीं करते थे, ना ही मेरी माँ के किरदार पर कोई सवाल उठाते। वो आज भी अपनी कमाई मेरी माँ पर नहीं लगाते थे। अब भी मेरी माँ अपनी बहन से थोड़ा बहुत खर्च लेकर अपनी जिंदगी गुजार रही थी, मगर मैं खुश। मेरे लिए इतना काफी था कि मेरी माँ पर हाथ नहीं उठाया जाता और ना ही रोज इसकी दिल आजारी वाली बातें सुननी पड़ती हैं। पुप्पो ने आना जाना नहीं छोड़ा। वो और इसके बच्चे बड़े धड़ल्ले से आकर अब्बा की कमाई पानी की तरह खुद पर भाते और फरमाइश करते। अब्बा भी औलाद वाला प्यार इन्हीं को देते। ये सब देखकर मेरा खून जलता। फिर मैंने खुद को पढ़ाई में हद से ज्यादा मसरूफ कर लिया। ना मैं फारिग होता, ना कुछ देखकर बुरा महसूस होता। घर में अम्मा के अलावा मुझे किसी की परवाह नहीं
थी। अब्बा को कुछ जताने या समझाने का फायदा नहीं था। अम्मा मुझे मना करती थी। वो कहती थी वकार अपना खून जलाने की जरूरत नहीं, सारी जायदाद तुम्हारी है, कल जब तुम कामयाब हो जाओगे तो ये सब भी तुम्हें मिल जाएगा। रही बात तुम्हारे बाप की तो इसके लिए दुआ करो, अल्लाह इसे हिदायत दे, वरना अपने अमालों की सजा वो अगले जहान में भुगत लेगा। बस मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी माँ की तरबियत की इलाज रखो, कभी किसी को ये बोलने का मौका ना दो कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारी ऐसी तरबियत की है जो तुम अपने बाप की आंखों में आंखें डालकर खड़े हो गए हो। तुम अक्सर मुझसे पूछते हो ना कि मैं अपने शौहर से बहस क्यों नहीं करती और क्यों ऐसे हट के साथ रहती हूँ, तो इसकी यही वजह थी कि अगर मैं इनके साथ बहस करूंगी या अपना हक मांगने की कोशिश करूंगी तो मुझे पूरा यकीन है मेरे बहस करने पर वो भड़क जाएंगे, वो भड़क जाएगा और मुझे घर से चलता करेगा, तुम्हें कुछ मुझसे छीन लेगा, तुम्हारे बगैर रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती, तुम मेरी इकलौती औलाद, बस तुम मुझसे वादा करो कभी अपने बाप से बहस मत करना। माँ की बातें मेरे दिल को लगी, मैंने इन्हें मुतमईन किया और बस अपने काम से काम रखा। वक्त तेजी से पलटा खाकर गुजर गया। मैंने MBA की डिग्री हासिल की। मेरी कामयाबी पर मेरी माँ के साथ मेरा बाप भी बहुत खुश था। पहली बार अब्बा ने खुश होकर मेरा कंधा थपथपाया। वो मुझे गले लगाना चाहते थे मगर मेरे सर्द अंदाज ने इन्हें रोक लिया। वो समझ गए थे अब मुझे इनकी जरूरत नहीं रही। अब्बा चाहते थे कि मैं इनके कारोबार संभालूं मगर मैंने मना कर दिया। फिलहाल मैं प्राइवेट फर्म में जॉब करता अपनी माँ की सारी ख्वाहिशात पूरी करना चाहता था और मुझे तजुर्बा भी चाहिए था। प्राइवेट फर्म में जॉब कर मैंने अपनी सारी ख्वाहिशात पूरी करना चाहता था और मुझे तजुर्बा भी चाहिए था। मेरी बात पर अब्बा खामोश हो गए, फिर बोले जायदाद तुम्हारी है और इस पर हक भी सिर्फ तुम्हारा बनता है। मैं तो बस यही चाहता था कि तुम सब संभाल लो और मैं आराम से अपना बाकी वक्त गुजारूं, मगर तुम्हारी मर्जी, जो तुम्हें ठीक लगे तुम वही करो, जैसा मर्जी अपनी जायदाद और कारोबार को इस्तेमाल करो, कोई तुमसे सवाल जवाब नहीं करेगा। अब्बा ने अपनी बात से वादा कर दिया था कि अब मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ, लेकिन पुप्पो की रातों की नींदें हराम हो चुकी थी। इतना तो मैं इन्हें जान गया था, अपने भाई की जायदाद पर इनकी नजर थी। वो चाहती थी कि सारी जिंदगी इनका भाई अपनी बीवी और बेटे से दूर रहे और अपनी कमाई बच्चों पर खर्च करता रहे। इनको लगता था वो अपने मकसद में कामयाब हो चुकी है, मगर इनकी ये भूल थी। अब्बा को अपनी बहन चाहे जितनी भी अजीज हो मगर औलाद से ज्यादा प्यारा कोई नहीं होता। मर्द बूढ़ा होता है तो सबसे ज्यादा इसे अपने औलाद की चाहत होती है। इसका दिल करता है कि इसकी औलाद इसके आस पास रहे ताकि बहन भाई अब्बा का झुकाव मेरी तरफ देखकर पुप्पो के औसान खता हो गए। तब मेरी नौकरी लगते ही पुप्पो ने एक नई चाल चली मेरे लिए काबिले कबूल नहीं थी। जब नौकरी का सुना तो अब्बा बोले बहुत खूब, अब तुम अपने पैरों पर खड़े हो चुके हो, अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। मैंने तुम्हारी बात अपनी भांजी सोबिया के साथ तय कर दी है। तुम अपनी माँ से मशवरा करके मुझे बता दो किस तारीख को निकाह करना है, बाकी मामला मैंने तय कर लिए हैं। अब्बा की बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मैं फटी फटी निगाहों से अब्बा का मुंह देखने लगा। मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला कैसे मेरी मर्जी के खिलाफ कर सकते थे। कुछ ऐसा ही हाल अम्मा का भी था जो अपनी भांजी को अपनी बहू बनाना चाहती थी। जिस बहन ने सारी जिंदगी इनका ख्याल रखा, सारी जिंदगी इनको कभी रुपए पैसे के लिए किसी का मोहताज होने नहीं दिया, इसी बहन की बेटी को अपनी बहू बनाकर अपनी जिंदगी सुकून से गुजारना चाहती थी। मगर अब्बा ने मुझसे और अम्मा से मशवरा किया और ना हमें बताया और सोबिया से मेरी बात तय कर दी। अब आप ऐसा कैसे कर सकते हैं अब्बा? मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला मुझसे पूछे बगैर कैसे कर लिया? मुझे आपकी बहन की औलाद में कोई दिलचस्पी नहीं। मैंने अपने लिए लड़की पसंद कर ली है और मैं सिर्फ इसी से शादी करूंगा। बेहतर होगा आप अपनी बहन को मना कर दें। कुछ भी हो आपकी ये बात हरगिज नहीं मानूंगा। किस हक से आप मेरा रिश्ता किया है? सारी जिंदगी तो आपने मुझे अपना बेटा भी नहीं समझा, बस अपना मतलब पूरा करने के लिए मेरी तालीम पर पैसे खर्च किए, औलाद समझकर कभी अपनी कमाई मुझ पर नहीं लुटाई। आज मैं जिस मकाम पर खड़ा हूँ सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ की वजह से। आपको क्यों लगा कि मैं आपकी बात मान जाऊंगा? तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। मैं अपनी बहन को जबान दे चुका हूँ। सोबिया तुम्हारी दुल्हन बनेगी। मैं इस हयात और तंबियात औरत की चाल समझता था। तुम बेवकूफ हो। ये अपने जैसी भांजी इस घर में लाना चाहती है। मेरी जिंदगी में ऐसा मुमकिन नहीं। मैं फैसला कर चुका हूँ कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो याद रखना मैं तुम्हारी माँ को तलाक दे दूंगा। फिर बेशक तुम माँ बेटे इस घर से
इस घर से चले जाना, मुझे परवाह नहीं, मगर तुम जरूर सोचना इस उम्र में तुम्हारी माँ तलाक लेती अच्छी नहीं लगेगी, फैसला तुम्हारे हाथ में है। अब्बा ये बोलकर वहाँ से चले गए। गम और गुस्से से मेरा बुरा हाल था। मैं अपने बाप को बताना चाहता था इनकी धमकी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर अम्मा ने मेरे आगे हाथ जोड़कर मुझे खामोश करा दिया। अम्मा रोते हुए कहने लगी, सारी जिंदगी मैंने इस बेहिस इंसान की बेहिसी झेली, अपने किरदार पर भी उंगलियां बर्दाश्त की, इसलिए नहीं कि बुढ़ापे में मुझे तलाक हो जाए। मैं दर बदर की ठोकरें खाती। फिर मुझे पता है कि तुम मेरे फर्माबरदार बेटे हो, तुम्हारे साथ मुझे किसी भी तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ेगा, मगर एक औरत के लिए तलाक बहुत बड़ी सजा है। इस उम्र में मेरे सर में खाक मत डालो बेटा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, जैसा चल रहा है चलने दो, तुम सोबिया से शादी कर लो। मैं नहीं चाहती इस उम्र में मुझे ये जिल्लत झेलनी पड़े। मैं अपना मामला अल्लाह पर छोड़ती हूँ और वो बेहतरीन इंसाफ करेगा, और अल्लाह से दुआ है तुम्हारे हक में भी ये फैसला बेहतर साबित हो। बस अपने बाप से बहस मत करो। मेरी दुनिया अंधेरा हो चुकी थी। मैं भुप्पो और इसके बच्चों से शदीद नफरत करता था। इन लोगों की वजह से कभी भी मैंने जिंदगी का सुख नहीं देखा। अब फिर वही लोग मेरी जिंदगी में शामिल होने जा रहे थे। बस मैंने खामोश होकर रिश्ते में हामी भर ली और तैयार किया, सोबिया से हर बात का बदला लूंगा। एक हफ्ते बाद मेरा निकाह सोबिया से कर दिया गया। मैं खुश नहीं था और अपने बाप से मुकम्मल किनारा कर लिया। अब्बा मेरी खुशी को महसूस करने लगे थे। मुझे खुश करने के लिए उन्होंने अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर दी, मगर इस सब से भी मेरी चुप नहीं टूटी। सिर्फ अपनी माँ के खातिर इस रिश्ते को बर्दाश्त कर रहा था। और फिर एक रोज अचानक मेरी माँ इस दुनिया से रुखसत हो गई। माँ की अचानक वफात ने मुझे गम से निराल कर दिया। मैं दिन रात रोता और अपनी माँ को याद करता। अम्मा की वफात पर फुप्पो अपने बच्चों के साथ मेरे घर में आकर रुकी। सोबिया ने सारे घर को अब बहुत अच्छे से संभाल लिया। फिर भी वो मुझे जहर लग रही थी। मैंने सोच लिया था कि अब जब अम्मा इस दुनिया में नहीं रही तो मैं इस रिश्ते को खत्म कर दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अम्मा की वफात के बाद सब खानदान के बड़ों ने मिलकर फैसला किया कि इस घर को संभालने के लिए बहू का आ जाना ही बेहतर होगा। मैं एक बार फिर मजबूर हो गया, लिहाजा चाह ना चाह कर ये कड़वा घूंट भरना पड़ा और सोबिया दुल्हन बनकर मेरे घर आ गई। वो अपनी अदाओं से मुझे लभाने की बहुत कोशिश करने लगी, मगर मैंने इसकी तरफ से मुकम्मल लाताल्लुकी अपना रखी थी। मैं इसे तवज्जो नहीं देता था, ना ही इससे बात करता, और अगर वो कोई बात करती तो इसकी किसी बात का जवाब भी नहीं देता था। अब्बा सब देख रहे थे, मगर अब वो मुकम्मल खामोश हो चुके थे। मेरा रवैया मेरी खाला ने एक रोज देख लिया। उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया और प्यार से समझाया, देखो वक्कार, मैंने सारी जिंदगी अपनी बहन को तरसते और सिसकते जिंदगी गुजारते देखा। इसने हमेशा अपने शौहर का प्यार पाने की बहुत कोशिश की कि वो दिन रात अपने शौहर की खिदमत करती थी, मगर इस जालिम शख्स ने कभी भी मेरी बहन को इसकी अच्छाई का सिला नहीं दिया, इसको हर खुशी और हक से महरूम रखा। मैं अपनी बहन को देखा था कि कैसे इसकी आंखों की रोशनी में दम पड़ गई थी। वो धीरे धीरे जिंदगी से मौत की तरफ जा रही थी। वो बहुत खुश मिजाज जिंदा दिल लड़की थी, मगर तुम्हारे बाप की बेहसी ने इसे कहीं का नहीं छोड़ा था। तुमने भी अपनी माँ को रोते सिसकते देखा होगा, और अब वही सब तुम सोबिया के साथ कर रहे हो। बेटा, मुझे इतना बता दो, तुम में और तुम्हारे बाप में क्या फर्क रह गया? अगर तुम भी अपने बाप वाला रवैया अपनाओगे और सोबिया की हक तलफी करोगे तो तुम भी जालिम हो। शादी चाहे जबरदस्ती हो, मगर अब वो तुम्हारी बीवी है, तुम्हारी जिम्मेदारी है। क्या पता तुम्हारे बाप के साथ भी ऐसी ही जबरदस्ती की गई हो। खुद बताओ, जबरदस्ती की शादी करने के बावजूद भी क्या तुम्हारे बाप का रवैया तुम्हारे लिए काबिल बर्दाश्त था कि तुम्हारी माँ को तरसा कर जिंदगी से दूर कर दिया, और अब वही सब तुम सोबिया के साथ करने जा रहे हो। खाला की बातों ने मेरी आंखें खोल दी। वो ठीक ही तो कह रही थी। मैं बिल्कुल वही कर रहा था जो मेरे बाप ने मेरी माँ के साथ किया था। फर्क सिर्फ इतना था, मैं अपने बाप की तरह गालिम गलौज नहीं करता था, ना सोबिया के किरदार पर उंगली उठाता, मगर मेरा सर्द रवैया वैसा ही था। सोबिया मेरे लिए सजती सवरती, मेरा ख्याल करती, मगर मैं इसकी तरफ देखता भी नहीं था। मुझे इंतहाई शर्मिंदगी ने आन घेरा। इसमें घर जाते हुए अपनी बीवी के लिए फूलों का गुलदस्ता और कुछ कीमती तोहफे लेकर गया। वो सब देखकर सोबिया की आंखें चमक उठी। इसे बहुत खुशी हुई थी। इसे खुशी से पागल होता देखकर मैं भी दिल में ढेरों शर्मिंदगी महसूस की और ऐद किया कि आज के बाद मजीद कोई हक तलफी नहीं करूंगा। इसके बाद मेरा रवैया सोबिया के साथ बहुत अच्छा हो गया था। अब्बा भी मुतमईन थे। उन्होंने मुझसे माफ़ी मांग ली थी, मैंने माफ़ कर दिया था, मगर मेरा दिल अभी भी इनसे बेजार था। लेकिन इनकी खिदमत
खिदमत दिल से कर रहा था। वक्त कुछ और सर का तो एक हादसा हुआ। एक सुबह जब मैं ऑफिस के लिए तैयार हुआ तो सोफिया दौड़ी दौड़ी कमरे में आई। बोली, वकार मामू जान अपने बिस्तर से हिल नहीं रहे, पता नहीं इन्हें क्या हो गया है। मैं ये सुनकर घबरा गया। पहली फुर्सत अपने बाप को लेकर अस्पताल पहुंचा तो पता चला कि इन पर फालिज का अटैक हुआ है, जिसकी वजह से वो हमेशा के लिए बोलने से महरूम हो गए। ना चाहते हुए भी मुझे बहुत तकलीफ हुई और मुझे लगा अब्बा ने मेरी माँ पर जितने जुल्म किए थे इन सब का हिसाब अब देने का वक्त आ गया है। बहरहाल मैंने अपने बाप की खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ी। मेरी बीवी ने मेरे बाप का बहुत ख्याल रखती थी और इसमें कोई शक भी नहीं था, क्योंकि सोबिया मेरे बाप की सगी भांजी थी। मेरे बाप ने हमेशा इनको बहुत प्यार दिया और वो भी मेरे बाप की बहुत इज्जत करती थी। मगर कुछ वक्त से महसूस कर रहा था कि अब्बा की आंखों में हर वक्त आंसू होते। जब भी मैं अब्बा के पास जाता वो इशारों से मुझे कुछ बताने की कोशिश करते, मगर जब सोबिया कमरे में आती तो वो खामोशी से आंखें मूंद लेते। पहले तो मैंने महसूस नहीं किया, मगर फिर मुझे महसूस होने लगा वो मुझे कुछ बताना चाहते हैं, मगर मेरी बीवी की मौजूदगी में कुछ नहीं कह पाते। मुझे शक हुआ तो मैंने सोचा मुझे अपनी बीवी पर नजर रखनी चाहिए। यकीनन वो कोई गड़बड़ कर रही थी। एक दो बार बहाने से अपनी बीवी से पूछा भी कि तुम अब्बा का ख्याल तो रखती हो ना, तो कहने लगी, आप खुद देख ले, मैं इनको वक्त पर दवा देती हूँ, खाना भी अपने हाथों से खिलाती हूँ। वो मेरे मामू हैं, मुझे बहुत अजीज है, आपको पूछने की जरूरत ही नहीं, सब आपके सामने। इसकी बात पर मैं खामोश हो गया, मगर मेरा शक दूर नहीं हुआ। तभी एक रोज मैंने बहाने से सोबिया को इसके माँ के घर भेज दिया और खुद ऑफिस जाने के बजाय अब्बा के पास गया। इनको एक कॉपी और पेन दिया ताकि वो मुझे लिख कर दें। अब्बा ने लिखा, जब तुमने मुझे धमकाया कि तुम अपनी माँ को लेकर अलग हो जाओगे, अगर मैंने तुम्हारी माँ पर हाथ उठाना मत नहीं छोड़ा तो मैंने इस पर हाथ उठाना छोड़ दिया था, मगर तुम्हारे सामने जब तुम घर पर नहीं होते तो मैं वैसे ही अपनी बीवी पर जुल्म करता, बल्कि मैंने और मेरी बहन ने भी बहुत जुल्म की इंतहा कर दी थी। ना सिर्फ तुम्हारी माँ पर जुल्म करते बल्कि इसे धमकाते। अगर इसने तुम्हें कुछ बताया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। वो बेचारी खामोशी से सब झेलती रही और जब मुझे मालूम हुआ कि वो अपनी भांजी को बहू बनाना चाहती है, तब भी मैंने अपनी बहन के साथ मिलकर चाल चली और अपनी भांजी को अपनी बहू बनाया। भला ऐसे कैसे हो सकता था कि एक बदकिरदार औरत की भांजी को मैं अपने घर में लाता और सारी जिंदगी जिस बेसुकूनी में मैंने गुजारी थी वैसे मेरा बेटा भी गुजारता, क्योंकि मुझे यही लगता था कि मेरी बीवी वाकई बदकिरदार है, मुझे छोड़कर चली जाएगी। जैसी औरत ये है इसकी भांजी भी वैसी ही होगी। निकाह हो जाने के बाद भी हमारे रवैये में कोई तब्दीली नहीं आई, बल्कि सोबिया ने तुम्हारी माँ के साथ दिन रात बदतमीजी करना शुरू कर दी। जब भी दिल करता वो हमारे घर आ जाती और बड़े मजे से तुम्हारी माँ पर हुक्म चलाकर इसे ये एहसास दिलाती कि वो इस घर की मुलाजमा है, मुलाजमत से ज्यादा कोई हैसियत नहीं रखती। इसने तो ये तक कह दिया था कि मुझे एक बार इस घर में आ लेने दो, बहुत जल्द तुम्हारा बेटा तुमसे छीन लूंगी और तुम्हें इस घर से चलता करूंगी। इन्हीं बातों ने तुम्हारी माँ को सदमे से दो चार किया और वो इस दुनिया से रुखसत हो गई। इसकी मौत ने मेरी आंखें खोली। मुझे एहसास हुआ वो इतनी बुरी नहीं थी जितना मुझे बताया गया। मेरे इतने जुल्म सहने के बावजूद भी इसने नहीं छोड़ा, मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। मैंने अपनी बीवी के गम में निढाल था। तभी मेरी बहन ने चालाकी से खानदान के बड़ों को दरमियान में लाकर सोबिया को जल्द रुखसती करवा दी। शादी के बाद सोबिया की असलियत खुलकर मेरे सामने आई। मेरी सारी जिंदगी अपनी बीवी को बदकिरदार कहता रहा, जबकि हकीकत में मेरी अपनी भांजी बदकिरदार थी। इसके गैर मर्दों के साथ ताल्लुकात थे। मैंने इसे देख लिया था और इसे सरजनिश करने की कोशिश की थी। सोबिया ने मेरे साथ बदतमीजी की, अपनी माँ के साथ मिलकर न जाने कौन सी ऐसी दवा मुझे पिलाई जिससे मुझे फालिज का हमला। वो तो शायद मुझे मारना चाहती थी, मगर मैं बच गया। शायद अल्लाह की तरफ से मेरी सजा के दिन शुरू हो गए थे। मेरी कुव्वते गोयाई खत्म हुई तो सोबिया ने खुलकर अपने रंग ढंग दिखाना शुरू कर दिए। जब तुम ऑफिस जाते हो तो पीछे गैर मर्दों को बुलाती है, सारा वक्त बेहयाई फैलाती है, मुझे मारती भी है और कई दिन भूखा रखती है। मेरी सारी दवाइयाँ इसने बदल दी और मुझे गलत दवाइयाँ देती है। फिर तुम्हारे सामने मासूम बनकर तुम्हारा दिल जीत रही है ताकि चालाकी से सारी जायदाद हथिया सके। इन माँ बेटी का शुरू से यही प्लान था। जायदाद हथियाने के बाद तुम्हें अपने रास्ते से हटाने में लम्हा भी नहीं लगाएगी। जब से मुझे ये पता चला है मैं अंगारों पे लौट रहा हूँ। अब मुझे एहसास हो गया है कि मेरी बहन ही मेरी असल दुश्मन थी। इसने सारी जिंदगी मुझे मेरी बीवी के करीब नहीं होने दिया, ना ही मैं अपने बेटे को बाप जैसा प्यार दे सका। असल में तो वही मेरी जायदाद की लालच किए बैठी थी। मुझे माफ कर दो बेटे, मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की, मगर
अब तुमने फैसला करने में आज़ाद हो, इस लड़की से छुटकारा हासिल करो, अपनी ज़िंदगी जी लो, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। ये पढ़कर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने बेयकीनी से अपने बाप को देखा तो लगा था कि मेरी माँ की ज़िंदगी में सुकून आ गया, मगर नहीं, मेरे संगल बाप ने मेरी माँ की ज़िंदगी मरते दम तक जहन्नुम बना रखी थी और वो कभी सुकून से नहीं जीने दिया। कितनी देर कुछ बोल नहीं पाया, फिर रोते हुए बोला, मैं आपको सारी ज़िंदगी माफ़ नहीं करूँगा। अब्बा, आपने मेरे साथ और अम्मा के साथ अच्छा नहीं किया। फिर मैंने सोबिया को तलाक दे दी और पुप्पो जिस घर में रह रही थी वो भी घर अब्बा का दिया हुआ था और कागजात अब्बा के पास पड़े थे। मैंने वो घर भी पुप्पो से खाली करा लिया। मेरे दिल में ज़रा भी नरमी नहीं आई इनके लिए। वो औरत इसी काबिल थी कि इसे दर बदर की ठोकरें खानी पड़ती। पुप्पो ने मेरे सामने मजलूम बनने की बहुत कोशिश की, मगर मैंने इन पर तरस नहीं खाया। सारी जायदाद संभाल लेने के बाद मैंने अपनी खाला की बेटी से शादी कर ली और अब्बा के लिए कुल वक्ती मेल्स का इंतज़ाम किया ताकि अब्बा की अच्छे से देखभाल हो सके। मेरी ज़िंदगी में सुकून आ चुका था, मगर कभी कभी अपनी माँ की बेबसी याद आती है तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। मगर खुदा का लाख शुक्र है कि बर वक्त अब्बा ने मुझे सच्चाई बताकर जलील होने से बचा लिया और मेरे सब्र का मुझे बेहतरीन सिला मिला कि सारा जैसी खूबसूरत और नेक औरत मेरी ज़िंदगी में शामिल हो गई। हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर इजहार करें और मज़ीद इस तरह की सबक आमोज़ कहानियाँ सुनने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।